Hello everyone, welcome to our second lecture of Industrial Relation। सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का नहीं देखा है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर देख ले, ताकि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आए, क्योंकि सारा चीज़ लिंक्ड है और इसलिए आपको वो लेक्चर देखना ज़रूरी है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखेंगे और साथ ही साथ आपका वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि हम नए कंसेप्ट्स भी बताएंगे और बहुत सारे नए फैक्ट्स भी बताएंगे, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे ऐसा जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। तो शुरू करते हैं। पिछला लेक्चर हम लोगों ने सिस्टम्स अप्रोच पे ख़त्म किया था, जहां मैंने डनलॉप और IILS मॉडल को बताया था। काफ़ी लोग को ये अगर प्रॉब्लम हुआ होगा इस मॉडल को समझने में, तो इसको मैं ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने बताया था कि सिस्टम से अप्रोच क्या होता है। सिस्टम से अप्रोच में हम ट्राई करते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स सिस्टम है उसको छोटे छोटे भागों में बांटने के लिए। तो हम इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे हमने बताया था एक पेड़ है, जैसे एक ट्री है, हमें पता करना है कि ट्री कैसे फल देता है, फ्रूट। वैसे ही आपका एक इधर सिस्टम से अप्रोच है। यहाँ डनलप जी बोल रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है, वहाँ हमें देखना है कि कैसे रूल्स बन रहे हैं, रूल्स या रेगुलेशन बन रहे हैं जो इसको गवर्न कर रहे हैं, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को कैसे कर रहे हैं। तो पेड़ है, पेड़ को हम छोटे छोटे भागों में बांट दिए, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। एक रूट है, एक ब्रांच है या फिर ट्रंक जिसको बोलते हैं, और एक हमारा क्या है, लेट्स से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखते हैं, सिंपल देखते हैं, लीव्स हैं। और ये एक कौन से इन्वायरमेंट में, कोई एक इन्वायरमेंट है, लेट्स से वो जंगल में है, कोई ट्रॉपिकल जंगल में है, तो ट्रॉपिकल जंगल का क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल जंगल का क्लाइमेट हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। रूट ब्रांच को प्रोवाइड कर रहा है मिनरल्स और वाटर, वैसे ही ब्रांच कुछ प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही लीव्स इनको कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इसको समझने बहुत इजी लग रहा होगा। अब वैसे ही इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ डनलप जी ने क्या बोला कि एक्टर्स हैं हमारे, और उन्होंने डिवाइड कर दिया एक्टर्स को 3 भागों में। एक तो इम्प्लाइज हो गए, लेकिन इम्प्लाइज के लिए क्या टर्म उन्होंने यूज किया है, वर्कर्स एंड सी। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आपको टर्म याद होना चाहिए, जो कि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, वर्कर्स एंड हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इम्प्लाइज को हम बोलेंगे वर्कर्स, और हायरार्की ऑफ एजेंसीज को हम यूनियन भी बोल सकते हैं। लेकिन जब भी पूछा जाएगा आपसे, तो ये टर्म आपको यूज करना है, वर्कर्स एंड हायरार्की। ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये लिख दिया। साथ ही एम्प्लॉयर होंगे, उसके साथ मैनेजमेंट है, ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, गवर्नमेंट है। तो ये हमारा जैसे रूट्स, ब्रांचेज एंड लीव्स हैं, वैसे ये 3 चीजें हैं, ठीक है। और ये एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, एक ये इन्वायरमेंट है। और ये इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स भी हमने दिया, जैसे यहाँ क्लाइमेट था हमारा, ट्रॉपिकल में ये रेनफॉल वगैरह या क्या सॉइल है, वैसे ही यहाँ का क्लाइमेट क्या है हमारा, देखिए इन्होंने बताया है टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क प्लेस। ये भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक टाइप से मान लीजिए कि ये एक इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स है। यहाँ दूसरा पैरामीटर उन्होंने क्या बताया, मार्केट। यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर अब मेरा हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन में, आप उससे देख के समझ सकते हैं, मार्केट एंड बजटरी कंस्ट्रेंट्स। और वैसे ही तीसरा क्या है आपका, लोकस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, ठीक है। ये 3 इन्वायरमेंट में ये 3 प्लेयर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ये 3 एक्टर्स काम कर रहे हैं। और इन तीनों के बीच में क्या है, एक दूसरे के प्रति परसेप्शन है, जिसको उन्होंने डिफाइन किया है आइडियोलॉजी से। जैसे ये है पेड़, उसको मिनरल्स दे रहा है या वाटर दे रहा है, वैसे ही
इनका इनके बीच में या फिर इनके बीच में आपस में परसेप्शन है, ठीक है, और उसको उन्होंने दिखाया है आइडियोलॉजी से। तो आइडियोलॉजी हो गया, एक्टर्स हो गए हमारे, और इन्वायरमेंट हो गया। और इसका क्या आउटपुट आ रहा है? आउटपुट ये आ रहा है आपका रूल्स। तो यही है हमारा डनलॉप मॉडल। एकदम बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही इजी तरीके से अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यही है हमारा डनलॉप्स मॉडल। और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रूल्स। और इसी में अगर हम चेंज कर दे कुछ तो वो IILS मॉडल आ जाएगा। तो वो आप खुद से करके देखें और साथ में उसका पिक्चर आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजें, मैं उसको चेक भी करूंगा कि हाँ आपने सही इस मॉडल को एक फिगर से बनाया है या नहीं, और बाद में मैं इसका पिक्चर बना के खुद से शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में IILS मॉडल का। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया। अब दूसरी बात आती है, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये याद नहीं होता है, रूल्स, एक्टर्स, इन्वायरमेंट एंड आइडियोलॉजी। तो इसके पीछे भी एक चीज़ है, क्योंकि हम लोगों का जो कह सकते हैं मदर टंग इंडियन है, मतलब इंडियन इन सेंस हिंदी है। जो लोग साउथ इंडिया के हैं तो उनका डिफरेंट है, या फिर कोई और दूसरे जगह के है तो उनका मदर टंग डिफरेंट हो सकता है। लेट्स से कोई असम से है तो उसका असमीज है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि अगर उसका कोई भी, जैसे अगर आपका नाम, अगर लेट्स से अगर नाम दो आदमी हैं, एक का नाम अगर राम है और एक का नाम डेविड है, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, आइंस्टाइन नाम है, तो आपको राम याद करना बहुत इजी होता है और आइंस्टाइन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि आप यूज टू हैं इस तरह के नाम के। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है तो आपको निमोनिक्स बनाना होगा। जैसे ये है रूल्स, एक्टर्स, इन्वायरमेंट और आइडियोलॉजी। तो आप ऐसे ही कुछ हिंदी का नाम बना लीजिए। जैसे ये कुछ नाम बना लिए, राम, और EI से बना दी लीजिए इंग्लिश या समथिंग, इन्वायरमेंट या कुछ भी, तो कि राम इंग्लिश पढ़ता है। तो ऐसे आपको याद होगा। और ये अगर आप हिंदी में बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी होगा। जो भी आपका मदर टंग है उसमें आपको बनाना है ये, ताकि आपसे किसी भी तरह जुगाड़ करके आपको ये याद रहे। अगर याद नहीं भी रहेगा तो आप इजीली अगर वो टर्म्स देखेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो आपको इसका निमोनिक्स बनाना है जो भी, और वो आपको अपने मदर टंग में बनाइएगा तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो कम से कम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये आपका तो हो गया, आपका एक टाइप से रिवीजन हो गया हमारा, जो देख लिया हमने रिवीजन करके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो था। क्वेश्चन हमारा था क्या इस पे, क्योंकि ये सबसे एंड में ख़त्म किया है तो एंड में से हमारा वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता है, तो इसलिए हम एंड वाले से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपका अभी तो सबसे ज़्यादा ध्यान होगा इस पे। प्रोसीड्यूरल रूल्स और सब्सटैंटिएटिव, जो जैसे रूल्स की बात हुई कि आउटपुट था रूल्स, तो आउटपुट हमारा क्या था? रूल्स, ठीक है। तो वो रूल्स, प्रोसीड्यूरल रूल्स, सब्सटैंटिव रूल्स, और उसके अलावा एक और रूल्स है यहाँ देखिए, रूल्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट। तो आपको इसको भी ध्यान देने की वाली बात है, उसको भी आप ध्यान दिए हुए रहिएगा और उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, दिस इज ए फैक्चुअल थिंग, इसको आप याद कर लीजिए। प्रोसीड्यूरल रूल्स प्रोसीड्योर से रिलेटेड होता है। हमेशा भी प्रोसीड्यूरल रूल्स या प्रोसीड्यूरल लॉज बोला जाएगा तो एक टाइप से इसको माना जाएगा कि हाँ ये एक टाइप से होलिस्टिक टाइप का है। इसमें क्या बात की गई है कि ये देखेगा क्या क्या, कैसे एग्रीमेंट होगा, कैसे आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व होगा। तो ये सारा आप एक टाइप से ये फैक्ट है, इसको आपको याद कर लेना है या 2-3 बार पढ़ लेना है। वैसे ही ये रूल्स है, इसको भी आपको, ये इसमें क्या क्या है, वर्कर्स का ये मतलब ये इंटरनल फैक्ट्री मैटर से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो वो आप एक टाइप से पढ़ लीजिए और इसको ध्यान से देख लीजिए। उसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि 7 टाइप ऑफ वर्क प्लेसेस। तो डनलप हैज़ आइडेंटिफाइड 7 टाइप्स। जो मैंने इन्वायरमेंट की बात की थी उसमें 3 पैरामीटर्स थे, और 3 पैरामीटर्स में भी अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक पैरामीटर हमारा क्या था?
टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वर्क प्लेस जिसमें काम करता है आदमी, उसका भी इन्वायरमेंट होगा। जैसे एक चीज़ यहाँ पे है साइज ऑफ वर्क प्लेस, यानी आप कहीं काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो लेट्स से अगर 10,000 आदमी हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होगा, और अगर 10 आदमी ही काम कर रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। तो ये एक टाइप से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं ही जाएगा। और मैंने सप्लीमेंट्री नोट्स में ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए और नोट्स में उसको आप ऐड कर लीजिएगा, या तो स्टिकी नोट्स लगा के ऐड कर लीजिए, या पे कहीं कोने में आप लिख दीजिए, ताकि आपको वो याद रहे, या फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप सॉल्यूशन कर सकें। तो ये तो सारी बातें होगी हमारा सिस्टम्स अप्रोच का। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि हु कंसीडर द स्ट्रगल ऑफ पावर एज इनहेरेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड प्रपोज द इंडस्ट्रियल रिलेशन एज स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ द वर्क रिलेशंस। क्या यहाँ बात हुई है? कंट्रोल ऑफ द वर्क रिलेशंस। तो ये भी मैं शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में क्या बताया था मैंने बताया कि एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जिसमें एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट है, और इन्हीं के बीच में रिलेशन है, उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं। एक आदमी है, उसकी आंट का हिप टूट गया, मतलब लेट्स से पैर टूट गया। तो एक 5 साल का बच्चा है, 5 ईयर स्टूडेंट है, उसको आपको समझाना है कि हाँ उसकी आंटी का पैर टूट गया। तो उसको आप कैसे समझाइएगा कि आंटी गिर गई, ठीक है, गिर गई तो चोट लग गया तो पैर टूट गया। थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा बच्चा है, उसको आप समझाइएगा कि हाँ आइस था, आइस सरफेस है, उस पर स्लिप कर गई तो पैर टूट गया। अब इससे भी बड़ा बच्चा है, लेट्स से ही इज काइंड ऑफ 12th का स्टूडेंट है और वो फिजिक्स पढ़ रहा है, तो वो और क्वेश्चन पूछ देगा कि हाँ आइस है तो आइस पे स्लिप क्यों कर गई। तो फिर आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ आइस स्लिपरी होता है, तो क्यों स्लिपरी होता है। हाँ तो आइस अगर है तो आइस पे प्रेशर अगर पड़ता है तो वो मेल्ट होना शुरू कर देता है। तो आइस एक यूनिक टाइप का सॉलिड होता है, और भी कोई सॉलिड है जिस पे आप प्रेशर देंगे तो वो मेल्ट नहीं करता है, लेकिन आइस पे अगर प्रेशर पड़ता है तो उसका सरफेस मेल्ट करने लगता है, जिसके कारण वो स्लिपरी हो जाता है। तो ये तो 12th के बच्चे को समझा दिए, ठीक है। ऐसा आपने अगर लेट्स से कोई साइंटिस्ट है तो वो भी पूछ देगा कि अच्छा तो ये आइस पे प्रेशर पड़ता है तो ये मेल्ट क्यों करता है। तो एक और लेवल का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ आइस जो है कूल होने पे एक्सपैंड करता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे आप फ्रिज में पानी रख देते हैं तो देखते हैं कि जब बर्फ़ बनता है तो एक्सपैंड करता है, कोई और भी सॉलिड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक टाइप से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले जब मैं आपको बता रहा था ये डेफिनीशन पार्ट, तो आपको क्या बता रहा था कि आप सिंपली ये समझ लीजिए, लेकिन क्योंकि अब मैंने एक लेक्चर आपको पढ़ा दिया है, आपके पास नॉलेज हो गया है, अब आप 5 साल के बच्चे नहीं रहे, अब आप 12th के बच्चे हो गए हैं, तो आपको ये डेफिनीशन दूसरे एंगल से पढ़ने की ज़रूरत है बहुत ही। तो कैसे पढ़ने की ज़रूरत है वो भी देख लेते हैं हम। जैसे ये है, ये देखिए आप, पिछले बार हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, रेडिकल अप्रोच, फिर सिस्टम्स अप्रोच भी देखा हमने। तो जब आप इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ये, तो एक तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि हाँ इन्होंने ये बोला है, आप पढ़ लीजिए बस। दूसरा है कि जैसे ये स्टेटमेंट है जो हेमन ने बोला है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं एक बार। उन्होंने कंसीडर किया स्ट्रगल ऑफ पावर एज इनहेरेंट फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ वर्क रिलेशन। मतलब कंट्रोल की यहाँ बात हो रही है। तो ये आपको थोड़ा सा मार्क्स से इन्फ्लुएंस्ड लग रहा है, जिन्होंने बोला कि हाँ
ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक टाइप से इनहेरेंटली आपका एक्सप्लॉयटेटिव होता है, और लोगों का क्या एम है कि इसको कंट्रोल करना है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों। तो आप जब इस स्टेटमेंट को आप दूसरी बार पढ़िएगा तो आपको एक टाइप से क्या रेडिकल का वो नजर आएगा, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए से नहीं पढ़ना है कि हाँ इन्होंने ये बोला है बस पढ़ लेना है, अब आपको जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है उससे पढ़ना है ये सारे स्टेटमेंट। जैसे इन्होंने बोला, हेगल ने बोला कि अंडरगोज द थीसिस एंड एंटीथीसिस। इनका मानना था कि एक टाइप से दो लोग हैं, दोनों के बीच में इनहेरेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज हैं, दोनों के बीच में इनहेरेंट ही डिस्प्यूट होना ही है। जब डिस्प्यूट चल रहा है तो एंटीथीसिस है, और उसके बीच में लेट्स से बार्गेनिंग हुआ, दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया, तो फिर सिंथेसिस चल रहा है। ठीक है, तो सिंथेसिस और यही एंटीथेसिस, ठीक है ना। तो ये एक टाइप से आपको अब लिंक करना है। तो ये एक आपका एक्सरसाइज हुआ कि आप सारे जो डेफिनेशंस पढ़े थे उसको एक बार आप फिर से पढ़िए और उसको लिंक करने का ट्राई कीजिए, जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है उससे लिंक करने का ट्राई कीजिए। इससे आपको क्या समझ में आएगा? इससे आपको समझ में आएगा यही कि हमको कैसे कोई भी कंसेप्ट को लिंक करना है। अगर किसी ने क्या बोला है तो क्यों बोला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप पढ़िएगा कि हाँ इन्होंने ये बोल दिया तो फिर वही आपका 5 क्लास का बच्चे का नॉलेज रहेगा। अगर वही आप एक लेवल आगे तक पढ़ेंगे तो आप 10th का नॉलेज हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट। तो ये सारी बातें हो गई। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, आप इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है और उसको आप समझ लीजिए। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हो रही है तो फिर से एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे हाईमैन है, हाँ, तो इसको कुछ हाईमैन बहुत सी टिपिकल इंग्लिश का वर्ड लग रहा है, इसको कुछ आप कन्वर्ट कर दीजिए ना, इसको हिंदी वर्ड में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको हे मैन कर दीजिए, हे मैन, ठीक है ना। इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ही करना है, आपको जैसे भी प्रोनाउंस करके ये याद हो जा रहा है इसको आप हिंदी में अपना क्रिएटिविटी लगा के इसको कुछ हिंदी में ट्रांसफॉर्म करके करिए, ताकि आप इसको बहुत ही ईजिली याद हो सके। जैसे इनका नाम क्या है, हेमैन, और यहाँ पे कंट्रोल। तो यहाँ मेन चीज़ क्या है, कंट्रोल ऑफ वर्क ले ले, ये कीवर्ड भी आइडेंटिफाई हो गया आपका। तो इसको कुछ आप लिंक करके ट्राई कीजिए आपका। जैसे यहाँ हेगल है तो एंटीथेसिस है और सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस को आप सिंटैक्स कर दीजिए, और हेगल को आप हिंदी वर्ड कोई आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। सिंटैक्स मतलब टॉयलेट होता है, और हेगल को तो आप लोग क्रिएटिविटी लगा के कुछ बना ही देंगे वैसा वर्ड। ठीक है, ये सारी बातें होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें तक क्वेश्चन था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर तो ये पढ़ा ही नहीं रहे थे लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन क्यों दे दिया। तो ये क्वेश्चन इसलिए सिर्फ इसलिए दिया गया था कि ताकि आप जान सके कि कभी भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सके, कौन सा कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मेंशन है ऑन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो ये सिर्फ कीवर्ड्स आपको ये बता देना चाहिए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न डिस्कस भी किया था, उसमें बताया था कि जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, जो भी आपके एक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो इसका मेंशन है आपका, तो आपको इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं जान लेना है कि सिर्फ इसका कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में हुआ है। आप जब इसका आंसर खोजेंगे तो आपको ये बोनस फैक्ट्स जो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं वो भी आपको पढ़ लेना था। आपको पढ़ लेना था कि सिर्फ ये 3 फैक्ट्स आपको नहीं पता करने थे। आप अगर आप यही 3 फैक्ट आप पता कर रहे हैं तब तो आपका नॉलेज लिमिटेड हो जाएगा। आप जाइए, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप अगर देखिएगा तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं उसमें भी अगर ध्यान से आप देखिएगा तो एक सेक्शन है सिविल सोसाइटीज़ का,
तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब आईआर पढ़ते हैं तो एक क्या था, हमारा एक वर्कर्स थे और उसको इवॉल्व होके यूनियन आ गया था। हमारा एक था मैनेजमेंट स्लैश एम्प्लॉयर्स और एक हो गया था गवर्नमेंट स्लैश एजेंसीज। तो एक यहाँ पे सिविल सोसाइटी, जिस वर्ड का आप डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आप पॉलिटी में, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे जब सिविल सोसाइटीज आ जाता है तो आपको समझना चाहिए कि सिविल सोसाइटीज इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डेमोक्रेसी, और ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सोशल सिक्योरिटी स्लैश आईआर से रिलेटेड। इसके बारे में और भी हम डिटेल में जानेंगे कि सिविल सोसाइटीज का रोल कैसे इवॉल्व हुआ है। एक क्वेश्चन नीचे है, उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो वो भी जानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का मोटिव ये था कि आप इसको पढ़ें और साथ ही साथ इसके बारे में जो एडिशनल फैक्ट्स है वो भी आप लिख लें। अगर आपने ये किया है तो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट यू शुड ऑलवेज डू, और ये ऐसे एज ए अप्रोच आपको वो मान लेना चाहिए। तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। वैसे ही ये दूसरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का ये है क्या, द ह्यूमन रिलेशंस इन इंडस्ट्री इज ऑप्टिमम रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये क्वेश्चन देख के आपको अब दिमाग में, क्योंकि आपने पर्सपेक्टिव पढ़ रखा है और जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि अरे ये तो आपका एचआर अप्रोच जो हमने बात की थी, एचआर अप्रोच के बारे में बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप एफआर कैलसी का स्टेटमेंट है, इसको आप कलसी फलसी जो भी पढ़ के आप याद करना चाहते हैं उस तरह से आप याद कर लीजिए। और साथ ही साथ इसमें आपको देखिए यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो कैसे भी ये कीवर्ड्स है आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बाकी सब छोड़ भी दे, आपको क्या याद होना चाहिए, कलसी और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बाकी आप पढ़ लीजिए, बाकी आप समझ लीजिए, लेकिन ये कीवर्ड्स आपके पूरे तरह से दिमाग में हो जाने चाहिए। तो क्या हुआ, जैसे भी आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपको जो सप्लीमेंट्री नोट्स पढ़ाया गया है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ क्लास नोट्स दिए गए हैं वो पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चंस जो पढ़ लिए वो दे दीजिएगा। तो आपके पास एक कीवर्ड्स का एक छोटा सा नोट्स होगा जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिख रखे होंगे, और सिर्फ आपको जब एग्जाम के पहले आप जाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो कीवर्ड्स रिवाइज करेंगे आप, क्योंकि कीवर्ड्स आप रिवाइज करेंगे और बाकी आपका जो फैक्ट्स है वो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में वो घूमता रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिक्लेयर द लेबर इज नॉट ए कॉमोडिटी टू बी सोल्ड और परचेज। तो ये हमारा स्टेटमेंट आईएलओ का, आईएलओ हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर पूरा एक लेक्चर होगा, उसमें से उसका स्ट्रक्चर, उसके सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये फिलाडेल्फिया, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 26th सेशन इन फिलाडेल्फिया, इसको फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। उसमें ये 4 चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये देख लिया आपने, नेट पे सर्च कर लिया कि हाँ लेबर इज़ नॉट ए कमोडिटी और नीचे नाम आ रहा है आईएलओ, बस टिक करके और चल दिए, तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही ये अगर 4 डिक्लेरेशन है तो इस क्वेश्चन के बगल में आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये 4 फैक्ट्स भी लिख लीजिएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम है तो नेशनल कमीशन और लेबर के बारे में भी अब 2-4 लाइन सर्च करके लिख लीजिए। अगर और भी ज़्यादा टाइम है तो आप लेबर स्टडी, लेकिन इतना तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट ना दे के आपका ये वाला स्टेटमेंट दे दे और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो एक तरीके से ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप अपना जो नॉलेज है, जो आपका ऑलरेडी नॉलेज है, उससे आप मैक्सिमाइज कर सके अपने मार्क्स को। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा आईएलओ। अब आता है क्वेश्चन पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी। पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी का आंसर बताने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, दैट इज जैसे यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा और जो भी आपका जीएस बेस्ड एग्जाम होगा, तो उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज कि जो यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछते हैं, खास करके सीएससी सिविल सर्विसेज में, उसमें कोई भी आदमी कितना भी पढ़ा लिखा होता है वो जाता है
तो उसको पता चलता है कि उसके पास 30% से ज़्यादा या 40% से ज़्यादा उसको ऐसे क्वेश्चन मिले ही नहीं जिसका उसको श्योरिटी से आंसर हो। ये जो जिन्होंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया है उनको ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। तो 40% ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कट ऑफ जो हमेशा 50 से 55% या हो सकता है 60% भी कभी कभी चला जाता है। नॉट इन CSE, लेकिन कोई दूसरे एग्जाम में अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का दे रहे हैं तो 60% भी चला जाता है। तो आप क्यों कैसे ये 60% लाइएगा, तो उसके लिए एक कंसेप्ट है, दैट इज गेसिंग। तो गेसिंग को बहुत लोग एकदम से बहुत ही नीचे नज़रिए से देखते हैं कि गेसिंग तो हम नहीं करेंगे, कभी करते ही नहीं है। गेसिंग करते भी है तो हमारा नेगेटिव ही होता है, हमेशा गेस करते हैं, हमारा गलत ही हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि जैसे कोई भी साइंस से इसको जोड़ते हैं, साइंस से कोई भी साइंस में अगर कोई भी लॉ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो वो डेवलप कैसे हुआ, कोई भी लॉ साइंस में डेवलप कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी लॉ होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है गेसिंग, ठीक है। कोई भी साइंटिस्ट सबसे पहले चीज गेस करता है कि अच्छा ये काम कर कैसे रहा है। उसके बाद जो गेस है उस पर कंप्यूटेशन करता है, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करता है या फिर ऑब्जर्वेशंस करता है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट और कंप्यूटेशन का दोनों का अगर रिजल्ट टैली होता है तो बोलता है कि हाँ हमारा जो गेस है वो गलत नहीं है। समझे, ये बोलता है कि वो हमारा गेस गलत नहीं है, ये नहीं बोल सकता कि वो हमारा सही ही है। जैसे न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया तो उन्होंने भी सेम प्रिंसिपल फॉलो किया। उन्होंने बोला कि हाँ ये लॉ ऑफ ग्रेविटी गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट एक्सपैंड करते गया वो पता चला कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो उन्होंने दिया वो अभी के एक्सपेरिमेंट या अभी के ऑब्जर्वेशन से तो टैली नहीं कर रहा है, तो माना गया कि हाँ वो गलत है। तो गेसिंग, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ इस चीज से कि गेसिंग इज नॉट ए मतलब लल्लू तरीका नहीं है, गेसिंग इज वेरी मच साइंटिफिक। और आपको गेसिंग करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा उसके लिए आप एक पेज रखिए, उसमें मैं जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्रिंसिपल्स बताते जाऊंगा, उसमें आप नोट करते जाइए। उसको आप सिर्फ लिखते नहीं जाइए, उसको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको आप उसमें उसको यूज करते जाइएगा। तो सबसे पहला गेसिंग का लॉ है कि ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। तो हमेशा आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। वह जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका कोर्स खत्म होते जाएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें मैं 50 या 20-30 तो मैं बता के ही रहूँगा कम से कम प्रिंसिपल्स। और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको 30% से 50% तक पहुँचना है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कीजिएगा तो आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने गेसिंग के बारे में बता दिया, तो आप जो भी, और उसका पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है, एलिमिनेशन। तो सबसे पहली बात हुई है इसमें, हमारा जो क्वेश्चन था कि पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी इज ए काइंड ऑफ फैक्टर। तो पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी किस टाइप का फैक्टर, पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर जैसे हम लोगों का लिमिटेड नॉलेज है, हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल फैक्टर्स पढ़ रखे थे, लेकिन उसमें पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी टर्म नहीं था। तो ऐसा ही होगा, आप यूपीएससी में जाइएगा तो आपने जो पढ़ रखा है वो तो आपको पता है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने पढ़ रखा है, थोड़ा उससे मिलता जुलता आएगा, तो आपको कंफ्यूजन होने लगे। तो सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है। पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंटल फैक्टर नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर नहीं हो सकता है। उसके बाद अब आती है बात नन ऑफ द अबव और इकोनॉमिक। यहाँ आप देखिए कि आप ऑलरेडी आपका 50% से ज़्यादा तो एक्यूरेसी होगा ही, क्योंकि आपने दो क्वेश्चंस को तो, दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिए। तो अब जब इकोनॉमिक का आपका नॉलेज होगा, इकोनॉमी का, तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न ऑफ द टेक्नोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट ए वाटर टाइट डिवाइड। ऐसा नहीं है कि
कोई भी अगर हमने डिवीजन किया तो ये सिर्फ इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। ये जो आपके फैक्टर्स का डिवीजन है, दिस इज नॉट वाटर टाइट डिवीजन। कोई भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी हो सकता है और वो साथ ही साथ गवर्नमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है। कोई चीज़ अगर इकोनॉमिक फैक्टर है तो वो हो सकता है कि आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी कुछ हद तक हो। जैसे अब मैंने बताया ना कि जब आप फिजिक्स पढ़िएगा तो बाद में पता चलेगा कि आप जैसे डीप में जाते जा रहे हैं, इट कम्स डाउन टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज नॉट ए सेपरेट सब्जेक्ट, इसको आप वाटर टाइट डिवीजन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये आपके जो ऑप्शंस हैं दैट इज नॉट ए, या जो डिवीजन है दैट इज नॉट ए वाटर टाइट डिवीजन, एंड इसका ऑप्शन इकोनॉमिक है। तो इसमें अगर आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज किया होता तो आपने डायरेक्टली नन ऑफ द अबव भी अगर मार दे रहे हैं तो आप एक टाइप से बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको एलिमिनेट करना है और यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। आपको जो ऑप्शंस मिले हैं उससे आपका दूसरा प्रिंसिपल हो गया, चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन है, इसका तो भी आंसर इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करने का ज़रूरत है। अब आते हैं हम अप्रोचेस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में। तो अब देखिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको कैसे पढ़ना है, ये तो मैंने बता ही दिया था कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अब पढ़ना है। अब क्योंकि आपको सब कुछ पता हो चुका है तो आप अब लिंक करना सीख गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियंस आर नॉट एसेंशियल फॉर वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स। तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है, ये किस टाइप का स्टेटमेंट, ये लग रहा है कि हाँ ये वर्कर्स के अगेंस्ट है। तो ये आप मार्क्सिज्म, एक तो ये वर्कर के अगेंस्ट है तो मार्क्सिज्म हो सकता है या यूनिटरी हो सकता है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम अप्रोच में हमने देखा कि उसका मेजर फोकस क्या है, रूल्स से रिलेटेड है। आपने प्लूरलिज्म में क्या देखा कि आपने देखा कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, लेकिन कन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज नॉट ए बैड थिंग। तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव क्या बोल रहा है, यूनिटरी पर्सपेक्टिव बोल रहा है क्या कि प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो आपका वेलफेयर वर्कर का भी होगा और वेलफेयर आपका एम्प्लॉयर का भी होगा। तो आपको यही सोचना है और यही सोच के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप खुद से इसको सॉल्व करना है। मैंने ये सिर्फ प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है, आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में बताएंगे। जैसे फ्लैंडर्स है, फ्लैंडर्स का क्या स्टेटमेंट था, फ्लैंडर्स का आप स्टेटमेंट निकालिए, उसके बाद आप पढ़िए कि क्या किस नज़रिए से वो देख रहे हैं। तो फ्लैंडर्स का कौन सा स्टेटमेंट है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, कंसेप्चुअली प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्लैंडर्स इज अपोजिट टू यूनिटरी थ्योरी। तो मतलब फ्लैंडर्स आपके यूनिटरी थ्योरी के अगेंस्ट हैं और प्लूरलिस्ट आदमी हैं वो। और ये पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी है। तो ये फ्लैंडर्स, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, या फिर आपका बोला जाए प्लूरलिस्ट अप्रोच, या फिर भी बोला जाए कि रूल्स सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, तो ये सारे चीज़ें अगर बात आती है तो आपके ब्रेन में ये मैपिंग हो जाना चाहिए कि अच्छा फ्लैंडर्स नाम लिया गया तो हाँ ये प्लूरलिस्ट, ये इधर से इनका ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी बोला जाता है, ये आप बहुत ज़्यादा रूल्स पे सेंट्रिक थे, ये बहुत ज़्यादा वर्कर्स के लिए बोलते थे। तो ये आपका ये एक टाइप से माइंड मैप बन जाना चाहिए, और ये तभी बनेगा जब आप कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है और इसका आंसर भी हमने लिख दिया है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, इसमें बोला गया है नॉट करेक्ट। तो ये भी आपको रूल 3 लिखिए, जहां भी आप पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो नॉट या फिर इनकरेक्ट, यूजुअली इसको यूपीएससी बोल्ड में लिखता है, बोल्ड लेटर में, लेकिन आप बहुत सारे एग्जाम्स में जाइएगा तो बोल्ड लेटर में नहीं लिखा होता है। तो जैसे ही आपको नॉट वर्ड मिलता है ना, आपको उसको हाईलाइट कर देना है या घेर देना है।
ये अगर आपका ऊपर के स्टेटमेंट में हो या फिर नीचे के स्टेटमेंट में कहीं भी नॉट वर्ड मिल रहा है, आपको उसको घेरना ही है। दैट इज रूल 3। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट है, स्टेट इंटरवेंशन में बी रिक्वायर्ड इफ कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द वर्कर्स, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट इंटरवेंशन में, यहाँ मे के जगह मे नॉट बी रिक्वायर्ड, सिर्फ यही नॉट वर्ड यूज करने से अगर जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है वो सिर्फ नॉट लगा के ये पूरा स्टेटमेंट को रॉन्ग बना सकता है। वो कहीं बुक से सारे स्टेटमेंट लिया और नॉट वर्ड लगा दिया और एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, एक क्वेश्चन बना दिया। तो आपको क्वेश्चन फ्रेमर का भी दिमाग पता चल रहा है ना। तो आपको जहां भी नॉट वर्ड मिलता है, कोई भी आपका नेगेटिव वर्ड मिलता है, तो आपके दिमाग में वो बात घूमने लगनी चाहिए कि हाँ, ये तरीका भी यूज किया जा सकता है। तो आपको वो ध्यान देना है और वो स्टेटमेंट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये आपका हमारा जो भी नंबर का रूल है वो आपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए और ध्यान दीजिए, अगर ये जो 30-40 रूल हो जाएंगे और जब इससे आप 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट और गेस वर्क है कितना ज़्यादा आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपको कभी आप कट ऑफ के बीच में नहीं लटकेंगे। आपका अगर नॉलेज है तो आप कट ऑफ के बहुत ऊपर ही रहिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डोनोवन कमीशन। ये कमीशन की बात हुई थी, ये कमीशन का बात हुआ था, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो यहाँ देखिए, इसके बारे में आप जाके नेट पे पढ़िएगा। तो ये आप अगर सिंपली अगर सर्च किए होंगे तो आपको ये कीवर्ड मिला होगा। जिन्होंने बहुत कम मेहनत की होगी तो वो सिर्फ ये टिक लगा दिए होंगे कि हाँ चलो ये तो आंसर मिल गया। तो आपको ये, आप पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन ये कि कहीं चीटिंग करके थोड़ी ना बना रहे हैं कि हाँ हमको डी आंसर मिल गया, हमको अब मार्क्स मिल जाएगा। इससे आपको मार्क्स थोड़ी ना मिल रहा है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आपको नॉलेज गेन करना है। तो आप जब सर्च करेंगे इस क्वेश्चन का तो आपको 3-4 फैक्ट्स तो लिखने ही हैं। एज ए रूल आपको 3-4 फैक्ट्स लिखने ही हैं इस क्वेश्चन के बगल में। तो ये देखिए, ये एक बोनस फैक्ट इसलिए मैंने ऐड किया है। देखिए यहाँ पे है कि ये एक टाइप से कमीशन हुआ करता था। ये कमीशन किस चीज़ का है? रॉयल कमीशन ऑन ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स। ये ब्रिटेन की बात है। जब ब्रिटेन में को मैं बताऊंगा तो वहाँ कमीशन बनाया जाता था कि ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर, इनके बीच में आप इनको कंट्रोल करने या इनको रेगुलेट करने के लिए आप सजेस्ट कीजिए क्या रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि इससे पहले जो भी कमीशंस बन रहे थे, तो लेट से अगर लेबर पार्टी होती थी तो वो यूनियन को फेवर करती थी, बाद में अगर कंजर्वेटिव पार्टी आ गई तो वो एम्प्लॉयर को फेवर कर रही है। लेकिन दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कमीशन जिसने बोला कि सिर्फ ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर ही नहीं है, हमारा जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, दिस जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जब भी रूल्स फ्रेम करेंगे तो सिंपल ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर को ही नहीं लेना है एज ए पार्टी, हमको रूल्स में क्या लेना है? जनरल इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी को भी देखना है। ठीक है, तो अगर आपने ये फैक्ट निकाल लिया है देन यू आर वेरी गुड एट दिस, और ऐसे ही आपको अप्रोच फॉलो करते रहना है। अगर नहीं किया है तो आप ट्राई कीजिए, आप सीखिए, आप सीखिएगा तो आपको नॉलेज बढ़ेगा। दैट इज मच इंपॉर्टेंट देन सिंपली क्वेश्चन सॉल्विंग। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दैट। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे फिर से आ जाता है वर्ड नॉट। तो यहाँ हमको जो प्रोसेस मैंने बताया वो फॉलो करना है। नॉट को ऐसे हाईलाइट कर देना है, घेर देना है, जो भी करना है। ठीक है, और एक और भी प्रिंसिपल है, जब भी आप टिक लगा रहे हैं या क्रॉस लगा रहे हैं, कभी भी आप इस सेक्शन में नहीं लगाइए, हमेशा क्वेश्चन के पीछे लगाइए। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, ऐसे ऐसे टिक लगा रखा है, और जब अंत में हम लोगों को, क्योंकि तो हम लोग कंप्यूटर पे तो सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोगों को पेपर पे मार्किंग करना होता है, तो पता चला कि यहाँ 2 जगह टिक लगा हुआ है। अब समझ में ही नहीं आ रहा है, अंत में हड़बड़ी भी है कि हाँ मैंने क्या आंसर सेलेक्ट किया था, और पता चला इसमें भी टिक लगा हुआ है, इसमें क्रॉस लगा हुआ है। कुछ ध्यान, पता चला मैंने इसको सही करना है तो इधर टिक लगा रखा था और इधर क्रॉस लगा, इसी को मार्क करके चला गया। तो ये एक गड़बड़ आपका पूरा एग्जाम कॉस्ट कर सकता है, आपका पूरा साल का मेहनत। तो आपको क्या करना है, आपको पीछे टिक या क्रॉस लगाना है और फाइनल आंसर आपको इधर लगाना है। दिस एज अ रूल यू कैन फॉलो, and this will also help you minimize your
जो आपके एरर हैं उसको मिनिमाइज करने में बहुत ही मदद करेगा। तो ठीक है, इसको अब पढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रेडिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली किस लिए दिया है ये मैं बताता हूँ कि इट फोकस ऑन द डिवीजन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिन्होंने कैपिटलिस्ट थ्योरी पढ़ी होगी तो पहला क्वेश्चन कैपिटलिस्ट थ्योरी जो भी है उसमें ही होता है डिवीजन ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिस्ट थ्योरी। सी यहाँ पे मैंने लिखा है मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज 4 डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी कैपिटलिस्ट थ्योरी का ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होता ही है कि प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, और डिवीजन ऑफ बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो जो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं वो बोलेंगे कि डिवीजन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर और मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ये तो दोनों टैली ही नहीं कर रहा है, तो यही गलत होगा। वो पहले यही टिक करते हैं और नीचे चले जाते हैं क्वेश्चन, उसको बाकी ऑप्शंस पढ़ते भी नहीं है। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच, और ये आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगा ही। आपने ये पढ़ा, इस पे आपको लग रहा है ये गलत है, तो ये आपने ऐसे लगा दिया। दूसरा पढ़ते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू कैन बी सेपरेटेड। तो ये आपको क्या लग रहा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू कैन बी सेपरेटेड, तो मार्क्स का ये है। ये भी आप सोचिए, मार्क्स ने ये बोला है। फिर ये कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द सोसाइटी, तो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द सोसाइटी के बारे में तो कंसर्न्ड है ही, तो ये तो आपको सही होगा ही। उसके बाद आप देखते हैं प्रेडिक्ट्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट विल रिजल्ट इन ए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एंड ओवरटर्न ऑफ द सोसाइटल नॉर्म। तो ये भी आपका पूरा कम्युनिस्ट थ्योरी से है। तो ये दो तो पता चल गया कि आपका सही स्टेटमेंट है। अब ये 2 स्टेटमेंट में आपको डाउट है कि फोकस ऑन द डिवीजन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, डिवीजन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, अगर आपको लगेगा कि बहुत जगह आप पढ़ेंगे कि हाँ कि कैपिटल एंड लेबर के बीच में मार्क्स ने फोकस किया था, तो अगर आप ये टिक लगा के आ रहे हैं तो आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको ऐसा पता चलेगा कि 10% जो यूपीएससी क्वेश्चंस देते हैं उसमें ऐसा ही क्वेश्चन होता है। जो इवन आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो 10 दिन से 15 दिन रिसर्च भी करते हैं ना, तो उसके बाद भी उनको आप देखिएगा कि सबका आंसर की से टैली नहीं हो रहा है। तो यूपीएससी ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन देगा ही देगा, तो आपको उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है, आपको मिनिमाइज करना है। आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, आपको बस ये 2 ऑप्शन पे फोकस रखना है। अब उसके बाद सोचना है कि हाँ एग्जामिनर किस तरह से सोच रहा होगा, क्या देना चाह रहा होगा, और उसके बाद आप टिक लगाइए। एक्सप्लेनेशन मैंने राइट में दे दिया है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से नेक्स्ट लेक्चर के पहले एक्सप्लेन करूँगा। वैसे ही यहाँ पे गांधी जी के बारे में बात है, सक्सेसफुल स्ट्राइक के बारे में बात हुई है, तो ये आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने उनका प्रिंसिपल था उसको लेड आउट किया है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन फॉलो कीजिए। ये बोल रहे हैं कि कॉज ऑफ स्ट्राइक मस्ट बी जस्ट, तो ये यहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ किया हुआ है कि, तो ये तो सही स्टेटमेंट लग रहा है। देयर शुड, यही देखिए यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट लग रहा है, आप टिक लगाइएगा और पता चला ना कि आप यही आंसर सही टिक करके चले हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूछा गया है नॉट लेड आउट, तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपने आगे लगा रखा है तो आपको तो ये स्टेटमेंट सही लगा, तो आपने यहाँ पे टिक लगा दिया। आपको ये भी स्टेटमेंट सही लगा तो ये भी टिक लगा दिया। अब आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कौन सा आंसर था। आपको यहाँ पे जो रॉन्ग है वो आंसर होगा, जो टिक नहीं है वो आंसर नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा ये रफ वर्क है वो आप क्वेश्चन के पीछे ही कीजिए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत मिस्टेक करता था ऐसा, और आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चन और सो मेनी पेपर्स ये समझ में आया। इसमें जैसे ब्लैक शिप एक वर्ड है, तो आपको जब भी ये ऐसे वर्ड्स आते हैं कीवर्ड्स, आपको नेट पे सर्च करना है और उसके बारे में जानकारी भी लेनी है। तो यहाँ पे बोला गया है स्ट्राइक शुड बी यूज्ड एज फ्रीक्वेंट, तो आप ये जब एलिमिनेट करने लगिएगा तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास यही बचेगा वर्ड आपके पास सोचने वाला। तो ये आप गांधी जी ने बोला था, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि स्ट्राइक शुड बी यूज्ड एज द लास्ट टूल। तो ये आप कर लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
इसमें भी बोला गया है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो आप देखिए इसमें भी आप अगर ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करें कि नहीं करें, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा तो आप इजीली ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं है तो भी आप इजीली डिराइव कर लेंगे कि यही स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। दिस इज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो एक और मैं प्रिंसिपल बता देता हूँ, या आप अपने नोटबुक जहाँ भी ऐड कर रहे हैं वहाँ पर ऐड कर लीजिए कि हमेशा मीनिंग्स देखने हैं कोई भी वर्ड के। तो जैसे अगर बोला गया है नैरो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, तो अगर आप ऐसे ही अगर कोई टफ वर्ड है तो आपको उसका मीनिंग देखना है। अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो ये ट्रांसलेशन दिया हुआ होता है, आप हिंदी में उसका मीनिंग पढ़िए और मीनिंग्स पे जाइए। अगर मीनिंग्स पे यूजुअली 10 to 20% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग पता है, उसी से आप आंसर लगा सकते हैं। 10% क्वेश्चन वैसे ही होंगे जो सिंपल आपको मीनिंग्स, और इस गवर्नमेंट अभी राइट नाउ है उनका फोकस भी यही है कि वो स्कीम्स भी ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसा नाम ही है उनका कि उसी से पता चल जाता है किस चीज़ का स्कीम है ये। तो पहले जो यूपीएससी क्वेश्चन भी देता था कि हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, पीएम दिस वो किस चीज़ से रिलेटेड स्कीम है, तो वह क्वेश्चन आ भी जाता था। अगर आप अभी वैसा दे देंगे क्वेश्चन उज्ज्वला योजना, तो यूजुअली वो नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट IILS। तो ठीक है, तो ये सिमिलर अप्रोच आपको लेना है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करना है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो आप इसके साइट पे गए होंगे, अगर सर्च किए होंगे और पता चला होगा आपको कि हाँ ये रिपोर्ट निकालता है, लेकिन लास्ट रिपोर्ट 2014 में निकाला है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई नंबर यूजुअली हो, तो आप नंबर को भी इनसर्कल कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मेकर होते हैं उनके लिए बहुत ही इजी होता है कि नंबर को वो मॉडिफाई कर दें, और क्वेश्चन ऑप्शंस बनाने के लिए वो बहुत ही इजी पड़ जाता है। एक तो आपका है कि नेगेटिव वर्ड्स यूज करके, एक नंबर्स को मॉडिफाई करके। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपीएससी ये जो चीप तरीका है नंबर मॉडिफाई करने का वाला, वो जल्दी यूज नहीं करता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में यूज करेगा ही। तो आपको जब भी नंबर आता है तो आप एकदम डायरेक्टली, अगर आपको पता है तभी आप डायरेक्टली उसको सही कीजिए, नहीं तो उसको घेर के एज ए डाउटफुल चॉइस में रखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए, आपका एक्सरसाइज यही है कि आपको जो सप्लीमेंट्री नोट्स मिले हैं, जो क्लास नोट्स मिले हैं और जो क्वेश्चन आंसर का नोट्स मिला है, इन सबको कंपाइल करके आपको अपना एक कीवर्ड का नोट बना लेना है, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लेक्चर देख लीजिए, और साथ ही साथ हिस्ट्री का आप लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज से कंपाइल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। अगर आप खुद से पढ़िएगा तो आप 10 दिन भी पढ़िएगा तो आपको वो मटेरियल नहीं मिलेगा, और वो मटेरियल कहीं अवेलेबल नहीं है। तो उसको अगर आप को पढ़ना ही पढ़ना है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, आप उसको आप पढ़ लीजिएगा तो वो टॉपिक से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको, ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और कोई और सॉल्व कर दे। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।